हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 14 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, आज की डेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी जैसे जानते भी हैं। ठीक है, आज हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखो हिस्ट्री बुक्स के अंदर हमने इनके बारे में काफ़ी पढ़ा भी है, पॉलिटी के अंदर तो हम डेफिनेटली पढ़ते ही पढ़ते हैं, राइट। तो आज के टाइम ना आपको डेफिनेटली इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। एट द सेम टाइम हमारे एग्जाम के लिए भी इनका कंट्रीब्यूशन आई होप कि आप आज रिवाइज कर लेंगे, ताकि कोई भी इनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आए तो उनको हम एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का बहुत मेजर रहा है। संविधान बनाने के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के फॉर्म में इन्होंने एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रखा है, और साथ ही साथ ओवरऑल एम्पावरमेंट के लिए लोगों के भी वहां पर भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, अब देखो इनका एक स्टैचू बन रहा है यहाँ पे हैदराबाद के अंदर, आपको देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं अभी 3 या 4 दिन पहले ही हैदराबाद में था, तो इनका मैं स्टैचू हुए देख के भी आया। उस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन था, आज इसकी इनॉग्रेशन मतलब हो रही है। तो डेफिनेटली ऐसा बोला जा रहा है कि ये इनका मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये सबसे बड़ा स्टैचू होगा पूरी दुनिया के अंतर्गत, राइट। तो इनके बारे में डेफिनेटली आज के टाइम पे हमें याद करना चाहिए। इसी तरह से आप द हिंदू की न्यूज़पेपर भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज कि जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जब हम बात करते हैं, तो 2022-23 में क्या हुआ, हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे गुड्स की फॉर्म में, वो बढ़े। कितना बढ़े? 6% बढ़े। बट एट द सेम टाइम जो इंपोर्ट है वो भी 16.5% बढ़ा। तो इससे क्या हुआ, आपका डेफिसिट वाइडन हुआ ना। आप जानते हो ना कि इंपोर्ट बढ़ रहे, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं आपके, ठीक है, पर जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका डेफिसिट वाइडन ही होगा। इनफैक्ट कल ना जो एडिटोरियल डिस्कशन था, वहां पर भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है ना, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां पर भी जो ओनली एज के मेन चैनल के ऊपर एडिटोरियल डिस्कशन में हमने इसके पीछे का कारण भी देखे थे एंड ओवरऑल सिनेरियो को भी समझा था। तो कुछ और भी न्यूज है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो कल आपको होमवर्क दिया था रिगार्डिंग स्नेक आइलैंड, देखो जब हम बात करते हैं स्नेक आइलैंड की, तो थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले साल के अंदर काफी बार बार इसकी न्यूज हमें देखने को मिली थी। आप जानते हो, देखो रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, वहां पर बीच में स्नेक आइलैंड का भी नाम आया था काफी बार। हुआ क्या था, यूक्रेन ने काफी बार रशियन मिलिट्री को यहाँ पे मेजर इम्पैक्ट क्रिएट किया था। कहने का मीनिंग क्या, मेजर एयर स्ट्राइक्स वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलती। अब ये स्नेक आइलैंड का नाम ना सरपेंट आइलैंड भी है, ठीक है, और साथ ही साथ इसको जिम्नी आइलैंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है, ये कौन से सी के अंतर्गत आता है, ब्लैक सी। देखो ब्लैक सी की तो पूरी मैपिंग हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये तो वैसे भी था, और अब हमने इसको अच्छे से समझ भी लिया। इसको काफी बार हम एक्स शेप्ड का भी बोलते हैं, इस ये पर्टिकुलर आइलैंड की शेप जो है। और साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ब्लैक सी से काफी मतलब ब्लैक सी के अंतर्गत ही है। ठीक है, आपको यहाँ पे डेनूबे रिवर भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना, डेनूब भी बोल सकते हो। तो ये डेनूब जो रिवर है, वो यूरोप की सबसे मतलब दूसरी सबसे लंबी रिवर है आफ्टर वोल्गा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें पता होने चाहिए थे विद रिगार्ड्स टू स्नेक आइलैंड। इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसको हमने अच्छे से एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझ लिया है। अब इसी तरह से कल के लिए आपका होमवर्क होगा ऑपरेशन बारखाने। ये थोड़ा न्यूज में रहा है पिछले साल के अंदर। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री का ये ऑपरेशन था, एंड एट द सेम टाइम कौन से रीजन में था। फिर उस रीजन की थोड़ी मैं आपको मैपिंग भी करवा दूंगा। तो ये कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा, इसका आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। उसी तरह से कल के लिए मैं आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2016 में पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, ये 1 2 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीजों का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड साथ ही साथ देखो बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये आपके एग्जाम के लिए हमेशा रेलिवेंट रहे हैं। हर साल लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही आता है यहाँ से, तो ये टॉपिक्स भी आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक से, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, CBN। अब देखो जब हम बात करते हैं ना नारकोटिक्स की, तो कई बार हमारे दिमाग में सिर्फ नेगेटिव इमेज आती है कि यार नारकोटिक्स ड्रग्स जो होती हैं वो तो खराब होती हैं। पर देखो कुछ ड्रग्स असेंशियल भी तो होती हैं, ठीक है ना। कुछ असेंशियल नारकोटिक ड्रग्स भी होती हैं, कुछ असेंशियल नारकोटिक मेडिसिन भी होती हैं जो कहीं ना कहीं पेशेंट्स को दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि नारकोटिक्स का मतलब सिर्फ गलत ही नहीं होता, नारकोटिक्स की कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो कि जरूरत होती है। तो अभी क्या हुआ है ना, जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी है, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च कर दिया। अब सर इससे पोर्टल से होगा क्या, देखो इस पोर्टल से ना, जैसे हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, उसको कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। अब उन्होंने वहां पे इस पोर्टल के थ्रू बता दिया कि यार हमारी ये एसेंशियल नारकोटिक्स ड्रग है या फिर एसेंशियल ड्रग्स के अंतर्गत आती है, तो हमें इसका लाइसेंस दिया जाए ट्रेडिंग का।
तो इसके रिगार्डिंग अगर एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी ये पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू, ठीक है। अब जैसे कि देख भी रहे हो ना कि हम हर जगह डिजिटलाइजेशन का यूज कर रहे हैं एक तरह से एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए, तो यही सेम चीज हमें यहाँ पर होती हुई भी देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ में अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे फोकस रहेगा कहीं ना कहीं, जो हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो वहां पर भी इसका रोल रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेडिसिन आसानी से कहीं ना कहीं उनकी ट्रेडिंग कर पाएंगे हम, ठीक है। नारकोटिक्स ड्रग्स जिनकी जरूरत है उनको हम यहाँ पे मंगवा पाएंगे, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिल पाएगा, ठीक है, या फिर जो हमारा डेवलपमेंट है फार्मा सेक्टर का वो भी बढ़ पाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है इसको और भी गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल भारत कोष। अब सर भारत कोष क्या है? देखो जब मैं बात करता हूँ भारत कोष की, अगर मान लो आपको कुछ फाइन वगैरह देते हो कभी आप, कोई होता है ना क्या सरकार ने आपके ऊपर कुछ फाइन लगा दिया या सरकार ने कुछ फीस वगैरह थी, ठीक है, ये कोई भी कहीं ना कोई पैसा आप गवर्नमेंट को देते हो, एक्सेप्ट टैक्स, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा कोई फीस कोई फाइन कोई इस तरह की चीजें, आपने मान लो कोई जगह पे अपना कोई कार्ड बनाया, जैसे आप कई बार कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो मान लो, तो कई बार पैसे नहीं देने पड़ते, या फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया तो पैसे नहीं देने पड़ते। तो वहां पर इस तरह का जो चीजें होती हैं वो सीधा वन स्टॉप सर्विस की तरह यहाँ पे बन जाती हैं भारत कोष के अंतर्गत। इसको नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल भी एक तरह से बोला जाता है। तो इस पोर्टल के साथ लिंक कर दिया, उसी तरह से जीएसटी के साथ इसको लिंक कर दिया। अब जीएसटी तो आप सभी जानते हो। साथ में हमारे पास ई संचित है। ई संचित क्या होता है? ई स्टोरेज एंड कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स। जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट होंगे ना, उनके यहाँ पे ई फाइलिंग और ई स्टोरेज, सॉरी ई स्टोरेज होती है यहाँ पे। आई बात समझ में? तो पेपरलेस प्रोसेसिंग यहाँ पर भी हो रही है। उसी तरह से आधार के रिगार्डिंग हो गया, जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये सभी के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि अगर कल को कोई भी दिक्कत आनी हो तो कल को हमारे पास प्रॉपर लाइसेंसेस को दिक्कत ना आए, वहां पे किसी को लाइसेंस देने के अंदर सिंगल पॉइंट सर्विस के थ्रू उसको हम यहाँ पर दे पाए। तो ये तो ठीक है, न्यूज क्या है। अब थोड़ा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के बारे में भी हम समझ लेते हैं। देखो समझने की बात समझना कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। देखो इस तरह का ना एग्जाम में आ जाएगा तो शायद आप गेस नहीं कर पाओगे कि आप सीबीएन किसके अंतर्गत आएगा। ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अंतर्गत आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप सभी एनडीपीएस एक्ट के बारे में जानते हो, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत इन पर्टिकुलर चीजों के साथ ये डील करता है, सारे नार्कोटिक्स ड्रग्स के साथ, और सीबीआईसी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? काम यही है देखो कि एक तरह से जो ओपियम प्रोडक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, इसको कहीं ना कहीं रोके, साथ ही साथ जो लीगल सिंथेटिक ड्रग्स है ना उसके लिए लाइसेंसेस को इशू करें। तो लीगल सिंथेटिक ड्रग्स में कोई दिक्कत नहीं है, उसको इशू किया जा सकता है। साथ में यहाँ पे जो नारकोटिक्स कमिश्नर होते हैं, जो कि मेन कमिश्नर है, उनके साथ साथ 3 डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर भी होते हैं, तो उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके आपको जो हेडक्वार्टर्स है वो ग्वालियर में देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सीबीएन के रिगार्डिंग जो हमने अच्छे से समझे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग एनसीईआरटी। देखो पिछले कुछ दिनों से एनसीईआरटी बार बार न्यूज में आ ही रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव का आपका ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मेंस में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं या फिर आपके इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं मेजरली, ठीक है। तो थोड़ा प्रीलिम स्पेसिफिक हम यहाँ पे डिस्कशन रखेंगे। आपने अगर पिछले कुछ दिनों के अंदर नोटिस किया होगा ना, तो एनसीईआरटी न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि कुछ इन्होंने डिलीशंस करी हैं कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर। अब एनसीईआरटी का ये बोलना है कि देखो ये हमने जो डिलीशन वगैरह हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि सिलेबस को हम रैशनलाइज कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लास 8th में दे रखी हैं, फिर वो वापस से क्लास 11th में, क्लास 10th में, क्लास 9th में आ जाती हैं, तो हम रैशनलाइज करेंगे और स्टूडेंट्स के ऊपर जो बर्डन है ना, एक्सेसिव बर्डन है, उसको कम करने की यहाँ पे बात करी गई है। ऑल्दो जो इसके अपोज में कुछ लोग बता रहे हैं, वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये चीजें करी गई हैं। कहने का मीनिंग क्या? कहने का मीनिंग जैसे फॉर एग्जांपल मुगल्स के ऊपर जो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स थे उनको हटाया गया। मुगल मुगल टॉपिक नहीं हटाया, मुगल के ऊपर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को हटाया गया है। कुछ पर्टिकुलर लाइंस चेंज करी गई हैं। गांधी जी के बारे में थोड़ी लाइंस चेंज करी गई हैं। जो नाथुराम गोडसे थे उनके ऊपर कुछ लाइंस चेंज करी गई हैं। उसी तरह से 2002 के जो गुजरात राइट्स थे उसके ऊपर से कुछ लाइंस को हटाया गया है, ठीक है ना। तो देखो दोनों साइड्स के अपने अपने आर्गुमेंट्स दे रहे हैं कि एनसीईआरटी का अपना आर्गुमेंट है और जो बाकी कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ स्पेशली द ऑपोजिशन पार्टीज, वो अपने कुछ आर्गुमेंट्स दे रही हैं। तो हमें वो आर्गुमेंट्स डेफिनेटली हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एक बैलेंस व्यू बनाने के लिए। बट यहाँ पर हम थोड़ा उसको समझेंगे कि आखिर एनसीईआरटी क्या है। देखो जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो आप सभी जानते हो कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था 1961 के अंतर्गत अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। और नाम ही देखो ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका काम क्या हो सकता है?
इसका काम यही है कि ओवरऑल जो हमारी स्पेशली जो स्कूल एजुकेशन है उसको हम कैसे कहीं ना कहीं और बेहतर कर सकते हैं। हमारी जो अलग अलग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है उनको पॉलिसीज बनाने के अंदर हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। और आई एम वेरी श्योर आप सभी ने एनसीईआरटीज तो पढ़ी ही पढ़ी है, ठीक है, क्लास 11 1 से लेकर क्लास 12 की होती हैं। आप लोग ज्योग्राफी हिस्ट्री की एनसीईआरटीज पढ़ते हो तो आपको तो ये चीजें पता ही है। साथ में ही सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हो गया, बुक्स हो गया, ये सारी इनके द्वारा पब्लिश करी जाती हैं। और नाम में मैंने बताया था ना, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो रिसर्च के ऊपर कहीं ना कहीं काम करना इसका मेजर काम हो गया। टेक्स्ट बुक्स हो गया, इन सर्विस ट्रेनिंग हो गया, ठीक है ना, कहीं ना कहीं बाकी जो यूनिवर्सिटीज हो गया, डिपार्टमेंट्स हो गया, उनके साथ कोलैबोरेट करें, एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करें, ठीक है ना, ताकि एजुकेशन सिस्टम को हम और इम्प्रूव कर पाएं। ये सारे यहाँ पे एनसीईआरटी के काम हमें देखने को मिल जाते हैं। जो हमारी कोशिश है कि एलिमेंट्री एजुकेशन को हर किसी तक लेके जाना है, उसके लिए नोडल एजेंसी है एनसीईआरटी, राइट। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना तो दूसरी कंट्रीज के साथ एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि वहाँ की एजेंसीज क्या कर रही हैं, कैसे हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये सारी बातें भी इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। इन इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी यहाँ पे इनकी अच्छी खासी लिंकेज हमें देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली देखो, आपको वो ध्यान में रखिए, ठीक है, कि कंट्रोवर्सी क्या है वो हमने समझ ली है। अब दोनों तरफ के आपके पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, स्पेशली कि एनसीईआरटी का क्या व्यू पॉइंट है कि सिलेबस को हम रैशनलाइज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो एक्सेसिव बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर आया है कहीं ना कहीं उसको हम थोड़ा कम कर पाएं। ये डेफिनेटली आपको आर्गुमेंट अपने एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर लिखना ही लिखना है, जो एनसीईआरटी की तरफ से दिया गया है। एक देखो, जो हिस्ट्री को चेंज करने का काफी बार मुद्दा उठता है, ये भी डेफिनेटली आपके मेंस एंड इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग हमने एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर बार बार डिस्कशन कर रखा है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो अभी हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, दैट इज डॉक्टर एस जयशंकर जी, ये गए युगांडा। युगांडा की कैपिटल क्या है, कंपाला, ठीक है। यहाँ पर जब गए ना तो इन्होंने यहाँ से लॉन्च क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन वाराणसी। देखो लॉन्च कहाँ से, मतलब इनका विजिट कहाँ का था, युगांडा का, वहां से इन्होंने लॉन्च किया है क्या, तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट कहाँ पर है। देखो तुलसी घाट तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वाराणसी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, एक ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी युगांडा है। कहने का मीनिंग क्या, देखो होता पता क्या है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है जो कि रूलिंग पार्टी है इंडिया के अंतर्गत, ठीक है ना, इनके ना दूसरी कंट्रीज के साथ कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है। हाँ जी, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने अपनी पार्टी को दूसरी कंट्रीज के अंदर भी कई बार रजिस्टर करवाया होता है। तो वहां पर अपने अपना जो इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, अपनी जो वेलफेयर पॉलिसीज हो सकता है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे लेकर आ सकते हैं, इस तरह के जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। जैसे यूएसए के अंदर भी आना आपको इसकी यूएस बीजेपी की विंग देखने को मिल जाएगी, उसी तरह से युगांडा के अंतर्गत भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इनका इनिशिएटिव है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी युगांडा का, ताकि कहीं ना कहीं जो ओल्डेस्ट लिविंग सिटी बोलते हैं ना हम वाराणसी को, उसके अंतर्गत ये अच्छा से अपना भी रोल प्ले कर पाए। तो तुलसी घाट आप जानते हो किसके नाम पे रखा गया था, ऑब्वियसली तुलसीदास जी के नाम पे, जिन्होंने कहीं ना कहीं काफी साल यहाँ पे रहे। और उन्होंने जब रामचरितमानस लिखी, हनुमान चालीसा को लिखा, तब उन्होंने यहाँ पे अपना यहाँ पे इस जगह पे लिखा था, ठीक है ना। इसको तुलसी घाट को दूसरा नाम लोलार्क घाट से भी नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये हो गया तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो युगांडा का नाम आप डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी क्या हुआ है कि IRI से ना दो लोगों ने विजिट किया है, PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको लुधियाना में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फोकस क्या था कि कैसे हम राइस कल्टीवेशन जो पंजाब में है वहां पर क्या क्या रिसर्च एरियाज हो सकते हैं। देखो आप समझने की कोशिश करो, पंजाब में ना पानी की हमें कमी देखने को मिलती है, मतलब उतना पानी नहीं है, ठीक है। बट राइस की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। बट क्या है, किसान इन पंजाब में काफी ज्यादा राइस उगाते हैं। इनफैक्ट इतना उगाते हैं कि पंजाब इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस हमें देखने को मिल जाता है। इसकी वजह से जो वाटर टेबल है ना वो काफी नीचे आ गया है। अब जानते हो ना कि जो राइस है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो यहाँ पर फोकस क्या कहीं ना कहीं रहेगा कि कैसे हम रिसर्च कर पाए राइस कल्टीवेशन के रिगार्डिंग, या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर भी इनफैक्ट उसके ऊपर भी यहाँ पे रिसर्च यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ा हमें IRI के बारे में जान लेना चाहिए। देखो जब हम बात करते हैं IRRI की, तो ये एक इंडिपेंडेंट और नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ध्यान रखना ये एक नॉन प्रॉफिट है और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे इसको फिलीपीन गवर्नमेंट की यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। बट इसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था,
फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा इन 1960। तो ध्यान रखना, कोई आपसे बोले कि यार ये इस स्टेट गवर्नमेंट के साथ है, इस कंट्री गवर्नमेंट के साथ है, तो इसको सपोर्ट मिलती है बस फिलीपीन गवर्नमेंट के साथ। बस इसको फाउंड किया गया था फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा, और ये एक क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल जाती है। अब इसका फोकस क्या है कि देखो राइस को जो उनका राइस के अंदर टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं यूज करें, राइस साइंस को यूज करें, उसके बेसिस के ऊपर क्या करें, दुनिया में पॉवर्टी, हंगर और मॉल न्यूट्रिशन की जो कमी हमें हमें देखने को मिलता है ना, उसको हम कहीं ना कहीं कम कर पाए, उसको ये धीरे धीरे हम हर के हटा पाए। और यहाँ पर इसके आपको हेडक्वार्टर्स फिलीपींस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके ऑफिसेस 17 कंट्रीज के अंतर्गत हैं, जहाँ पे हमें राइस देखने को मिलता है इन एशिया एंड अफ्रीका, और 1000 से भी स्टाफ यहाँ पे है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फोकस यही है कि राइस बेस्ड एग्री फूड सिस्टम के ऊपर जो भी कंट्रीज कहीं ना कहीं डेवलप करती हैं, वहां पर उनका हेल्थ हो गया, उनका माल न्यूट्रिशन हो गया, इन सभी को हम कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर पाए, उनके ऊपर एक मेजर चेंज लेकर आ पाए। फोकस यही रहता है कि दूसरे कंट्रीज के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जैसे इंडिया के केस में भी देखा ना, पीएयू के साथ उन्होंने किया, इस तरह से कोलेबोरेशन हम कहीं ना कहीं बनाए, ताकि राइस के अंदर जो रिसर्च हो रही है उसको थोड़ा और अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर पाए, एंड अकॉर्डिंगली लोगों की हेल्थ को भी हम पॉजिटिवली इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। ये यहाँ पर IRI का फंक्शन रहता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कुटम पेरूर रिवर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, पर आपको इसकी लोकेशन जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है। देखो जो कुटम पेरूर रिवर की जब मैं बात करता हूँ ना, उसकी रिजर्वेशन अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है। आप जानते हो केरला के अंदर आपको एलापुआ, ठीक है, कई बार आपको एलिपी बोलते हैं ना, एलिपी के बैक वाटर्स बहुत ही फेमस है, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगी रिवर, कुट्टम पेरूर रिवर। इसको रिसेंटली कंप्लीट किया गया है। ये 7 किलोमीटर लंबी रिवर है, और ये एक पंबा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, पंबा रिवर की, और साथ ही साथ एकिन कोविल रिवर की यहाँ पे ट्रिब्यूटरी हमें केरला के अंतर्गत देखने को मिल जाती है, और दोनों के बीच में एक लिंक की तरह ये काम करती है। तो नॉर्दर्न एंड इसका पंबा हो गया, सदर्न एंड इसका एकिन कोविल रिवर हो गया। तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बहुत छोटी सी नदी है, पर वहां के लोगों के लिए, क्योंकि देखो एलईपी काफी एक इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारे लिए बन जाती है। तो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर ओरिजिनेट होती है, और धीरे धीरे ना यहाँ पे इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी इस रिवर की। लोगों ने इतना सा वेस्ट डंप किया, एनक्रोचमेंट करी, तो एक तरह से ये खत्म हो गई थी रिवर। फिर धीरे धीरे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू इसको रिवाइव किया गया, और वापस इसको लॉन्च किया गया था, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को 2017 के अंतर्गत। ठीक है ना। और जो हमारा MG नरेगा है, ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है, उसके अंतर्गत आप जानते हो कि अनस्किल्ड वर्क आपको दिया जाता है। तो वहां पर हमने कोशिश करी कि ये साथ ही साथ रिवर को रिजुवनेट कर दें, और लोकल लोगों की कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड हो पाए। उसके अंतर्गत इस रिवर को यहाँ पे हमने वापस से खड़ा किया है। तो इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, थोड़ा हमारा जो पॉलिसी डिसीजन है उसकी वजह से एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हुआ है, इस वजह से ये पर्टिकुलर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपको परुमुला, बुधानूर और एनाकर डिस्ट्रिक्ट, एनाकर टाउन से होता हुआ फ्लो करती हुई आपको ये रिवर देखने को मिल जाएगी। तो ये थे आज के टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने थे। कल मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था रिगार्डिंग ज्योग्राफी, इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, जो टेम्परेचर होता है वो कम होता रहता है विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते रहते हो, तो टेम्परेचर कमी देखने को मिलती है। बिल्कुल, एक तो आप जानते हो क्या नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में, जो क्या होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है ना, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर इसने ना 3 कारण दिए हैं। पहला कह रहा है कि एटमॉस्फेयर को सिर्फ अर्थ के सरफेस से ही आप हीट अप कर सकते हो। दूसरा कह रहा है कि मॉइस्चर जो होता है वो अपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है। और तीसरा कह रहा है जो एयर होती है वो कम डेंस होती है अपर एटमॉस्फेयर के अंतर्गत। देखो सोचो इसको एक बार। देखो अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आपने एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब आप ये भी जानते होंगे कि जो ज्यादातर वेदर फिनोमिनन है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। आपके जो भी वाटर वेपर हो गया, आपके जो भी मॉइस्चर वगैरह हो गया, वो लोअर एटमॉस्फेयर के अंतर्गत ज्यादा होता है, बाकी में तो बहुत ही कम ये चीजें होती हैं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि देर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, ये तो स्टेटमेंट ये अपने आप में गलत है। अपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा मॉइस्चर थोड़ी होता है, ज्यादा मॉइस्चर कहाँ होता है, वो तो लोअर एटमॉस्फेयर में होता है। वाटर वेपर कैसे करता है, डिक्रीज करता रहता है जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाते रहते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे वैसे ही गलत है, और जैसे ही आप सेकंड स्टेटमेंट गलत करोगे, आपके दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। तो आंसर आपका ए या सी में से कोई होगा। अब देख लेते हैं, जैसे तीसरा स्टेटमेंट ही देख लेते हैं। ये कह रहा था एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्मी कहाँ से मिलती है, वो नीचे ग्राउंड से मिलती है। ठीक है, और ग्राउंड पे यहाँ पर क्या होता है, एयर जो होती है ना वो ज्यादा डेंस होती है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते रहते हो वैसे वैसे उसकी डेंसिटी
कम देखने को मिल जाती है। तो डेंसिटी की वजह से होता क्या है, जो एयर कहीं ना कहीं आपकी जमीन के नजदीक होती है वहां पर हीट ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स आपके ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहते हो, जैसे जैसे आप हाइट आपकी ज्यादा होती रहती है, वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं और वो उतनी ज्यादा हीट को रिटेन नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है ना कि एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक पॉइंट है, उसका पीछे का लॉजिक भी देख लिया। और पहली स्टेटमेंट जो कह रहा है कि एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 ओनली। तो आई होप ये आप ज्योग्राफी का थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था और इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। अब आज के लेक्चर के बेसिस के ऊपर मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन आंसर में दे रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इसके अलावा जो मैंने आपसे एक लोकेशन पूछी थी ना, एज इंसान जो बारखाने, ऑपरेशन बारखाने के बारे में पूछा था, उसके बारे में, एंड साथ साथ जो हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है विद रिगार्ड्स टू बुद्धिज्म, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या ठीक है क्या गलत है। कल जो आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे उनका मैं आपको एक बार क्विकली आंसर बता देता हूँ। पहला था यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? द आंसर इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है, एमोलॉप सीजू, ये नई स्पीशीज की फ्रॉग है, फ्रॉग की स्पीशीज है फ्रॉम मेघालय, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा था लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। देखो नीचे कमेंट्स में पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर ट्रू मार्क कर दिया है। देखो नहीं, इसका आंसर दरअसल में फॉल्स है। ये हमने देखा था ना कि लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज या इस तरह की चीजें वो कौन देख रहा था, इट वाज बाय आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत। तो यहाँ जो लिखा है ना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये गलत हो गया, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं, उस वजह से जल्दबाजी में आंसर मार्क कर दिया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, ना कि ट्रू है। चौथा इन स्पेस, ये बात ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत हमें एजेंसी देखने को मिल जाएगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। फिफ्थ कह रहा है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने ना मिस्टेक कर दिया, इसको भी ट्रू मार्क कर दिया है, पर दरअसल में ये भी फॉल्स है। देखो इसको डेवलप हमारा जो BEE है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वही करती है। साथ में ऑब्वियसली इनके अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी भी है। पर ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत है? द आंसर इज नो। ये आती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। तो ये बात भी यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है ना। तो कुछ गड़बड़ करिए कुछ लोगों ने कमेंट्स के अंदर, बट डोंट वरी, ठीक है। हो जाती है मिस्टेक, पर ज्यादा जरूरी है कि मिस्टेक से आपको सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गलतियां यहाँ पे कर ली, अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां गलती मत करना। बस इसी अप्रोच के साथ अगर आप कहीं ना कहीं आप तैयारी करते रहोगे, आई एम वेरी श्योर आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है। तो इसी तरह से इन क्वेश्चंस का और जो ऑपरेशन बारखने और जो बोधिसत्व वाला क्वेश्चन था, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आइस नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।